Hello everyone, welcome to this lecture series of fluid mechanics. Welcome to our YouTube channel Engineers Path Academy. तो यार जो हमारी जो सीरीज चल रही थी फ्लूइड मैकेनिक्स की झारखंड एसएससी जेई के लिए, तो उसमें जो हमारा जो चैप्टर 1 जो हमारा था फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों की थ्योरी तो समझ में आ गई है, आई होप। अगर नहीं समझ में आई तो यार यही कहूँगा, वीडियो पड़ी हुई है फ्री, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को बार बार देखिए, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, कुछ कमेंट को डाउट हो तो कमेंट। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने दे रखा है, आप वहां पे अपने डाउट पोस्ट कीजिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यार आज को हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। टोटल चैप्टर 1 में कुछ अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, तो हम अभी 50 क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे। एक मिनट जरा, हम अब 50 क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे, हम 50 क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। हम आज की क्लास में हम कुछ कवर करने वाले हैं, जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे। ठीक है, वरना फिर अगर वन शॉट में अगर 50 क्वेश्चंस करने बैठे, क्योंकि हम जहाँ डिटेल सॉल्यूशन भी देना है तो टाइम लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एन आइडियल फ्लूइड, एक मिनट में ऐसे स्टाइलस ले लो, एक मिनट, स्टाइलस स्टाइलस स्टाइलस, ओके फाइन। देखिए पहला क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, मैंने उसकी डेफिनेशन आपको दिखवाई थी। आइडियल फ्लूइड इज द वन विच हैज जीरो विस्कोसिटी, यानी कि विच इज नो एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल। यानी कि मतलब जब वो फ्लूइड जो फ्लो होगा आइडियल फ्लूइड, तो उसमें डेंसिटी चेंजेस क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी डेंसिटी चेंजेस क्या होते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड, जीरो, विच मीन्स व्हाट, डेंसिटी इज कांस्टेंट and it is inviscous, these are the points are for what, for ideal fluid. तो an ideal fluid is obeys न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, गलत। पहला ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो जो ओबे करता है उसको हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉट आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है, नॉन विस्कस है और क्या है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, इज नॉन विस्कस, नहीं। नॉन विस्कस या अगर ये या इन विस्कस या नॉन विस्कस या लिख देता इट है जीरो विस्कोसिटी या जीरो विस्कोसिटी। अगर ये तीनों ही, अगर इन विस्कस, नॉन विस्कस या जीरो विस्कोसिटी, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, नहीं कंप्रेसिबल नहीं होगा। आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है, डेंसिटी चेंजेस जीरो होते हैं। डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो आंसर क्या हो गया, ए, ओ सॉरी बी। हम एक कोड डिसाइड कर लेते हैं, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर गामा, डी फॉर डेल्टा। तो आंसर क्या होगा, बी, बी फॉर बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, या this tau is equal to mu into d theta upon dt. But this is applicable for which type of fluids, for linear velocity profile only. यहाँ पे एक assumption है for linear velocity profile. ठीक है, तो यहाँ पे टाउ क्या होता है, टाउ होता है शियर स्ट्रेस, म्यू क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी, या जिसको सिंपली विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार नाम मैंने बताए थे म्यू के आपको थ्योरी क्लास में। ठीक है,
This du by dy is equal to the d theta by dt only in case when the velocity profile is linear. ये एक हमारी assumption है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो क्या, तो जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर ना, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी नहीं। अगर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता, अगर यहाँ पे लिखा होता वेलोसिटी ग्रेडियंट, बिकॉज दिस टर्म du by dy, this term du by dy is known as the velocity gradient, this term du by dy is velocity gradient। अगर लिखा होता shear stress and velocity gradient तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन सी नहीं होगा, तो बचा क्या डी, बचा गया डी। चलिए जोक्स पार्ट, shear stress and rate of shear strain, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखिए डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ shear strain, तो आपका ऑप्शन हो गया डी, डी फॉर डेल्टा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, देखिए मैंने आपको एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब लिखवाया था, एक फॉर्मूला दिया था, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, याद है। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, और ये रो क्या है, डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू द डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी यहाँ पे आप पूछोगे कि सर यहाँ पे कौन सी डेंसिटी है, वेट डेंसिटी है कि मास डेंसिटी है। भाई लोग मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट मास डेंसिटी भी इज नोन एज डेंसिटी। तो आंसर क्या आ गया, ए फॉर अल्फा, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू प्लॉट shear strain versus shear graph for a Newtonian fluid then the shape of the curve will be, देखिए मैंने आपको कर्व्स बताए थे, मैंने आपको कर्व्स बताए थे, फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड। जब आप इसमें आप shear stress वर्सेस आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे shear stress वर्सेस shear strain रेट, तो ये जो ग्राफ आता है, प्रोफाइल आती है, वो क्या आती है, लीनियर प्रोफाइल आता है इस टाइप से। तो ग्राफ क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। दिस इज द केस फॉर व्हाट, दिस इज द केस फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर गिवन अ 5 सैंपल्स ऑफ लिक्विड हैविंग अ फिक्स्ड डेंसिटी, ठीक है उसने डेंसिटी फिक्स कर दी है, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट द सैंपल विल रीच इन द फॉलोइंग कैपिलरी ट्यूब्स। ओके कैपिलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें हाइट को, जो लिक्विड लेवल जो राइज करेगा उससे हमें बढ़ते हुए क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे कम है उसको पहले रखना है। जिस डायमीटर की ट्यूब में सबसे कम राइज होगा उसको हमें सबसे पहले रखना है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। देखो सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, थीटा एक एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, रो इज द डेंसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जिसकी वैल्यू फिक्स है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डाया ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया है कि यहाँ पे उसने बोल दिया है कि आपका डेंसिटी इज फिक्स से, और तो फॉर द सेम लिक्विड तो कैपिलरिटी राइज एच क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो मैं क्या यहाँ से ये बोलूँ, हमें क्या, हमें किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लगानी है। तो हाइट कब बढ़ेगी, हाइट सबसे ज़्यादा लिक्विड लेवल राइज किस केस में होगा, जिसमें जिसकी डायमीटर की वैल्यू
सबसे कम होगी, उसमें हाइट सबसे ज़्यादा होगा। तो यार यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन दे रहा हूँ। अज्यूम कर लो कि डायमीटर ऑफ ए इज मोर देन द डायमीटर ऑफ बी, diameter of tube B is more than the diameter of tube C is more than the diameter of tube D। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे छोटा डायमीटर हमें किस में लगाना है, जो सबसे पहले जिसमें लिक्विड लेवल सबसे कम राइज होगा उसे हमें सबसे पहले रखना है। सबसे लिक्विड लेवल जिस कम कम किस में राइज होगा, जिसका डायमीटर ऑफ ट्यूब जिसका ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहा है कि ए का डायमीटर सबसे ज्यादा है, तो ए में लिक्विड लेवल सबसे कम होगा। फिर उसके बाद बी का डायमीटर है, फिर उसके बाद सी का है, फिर उसके बाद डी में लिक्विड लेवल सबसे ज्यादा राइज होगा। ठीक है। तो उसने हमसे पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा उसने हमसे, बढ़ते हुए क्रम में पूछा, घटते हुए क्रम में नहीं। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता तो क्या आ जाता हमारा आंसर। तो इस केस में उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ए फॉर अल्फा, राइट। अगर उसने बोला होता घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आंसर आ जाता बी फॉर बीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो 6 क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो देखो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, ऑप्शन नहीं देखना। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले ए बी सी डी। देखो आइडियल फ्लूइड, ए क्या बोला, आइडियल फ्लूइड। हमें पता है कि आइडियल फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, उसके पास कुछ विस्कोसिटी होती है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे पजेस विस्कोसिटी, नो। पर आइडियल फ्लूइड में तो विस्कोसिटी होती ही नहीं है, तो डज नॉट पजेस विस्कोसिटी। तो ए का आंसर आ गया यहाँ से हमें 4। तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए यहाँ से। देखो 1 2, ए का हमें 4 पता चल गया ए में, लेकिन यहाँ पे सी और डी दो ऑप्शन है। और बी का क्या है 3, बी का 3 होगा। लेकिन अभी हम देखो, चलो पहले मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो बी का क्या होगा 3, रियल फ्लूइड। A real fluid is a one which has every fluid has some viscosity. Ideal fluid is an imaginary case. Ideal fluid एक imaginary fluid है। कोई भी आप फ्लूइड उठा के ले लीजिए, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, इसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होगी। ठीक है। तो रियल फ्लूइड इज द वन विच हैज सम विस्कोसिटी। तो बी का आंसर क्या आ गया 3। सी का देखते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड अभी हमने देखा, न्यूटोनियन फ्लूइड इज द वन shear stress is directly proportional to the velocity gradient. Newtonian fluid is the one which obeys the Newton's law of viscosity. तो C का आगे आंसर क्या आ गया 1। और D का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, shear stress is not proportional to the velocity gradient। तो आंसर क्या आ गया, तो कोड क्या है 4312। 4312 ऑप्शन क्या आ गया, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डेल्टा सॉरी। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा, देखो हमें ए का, मैंने कहा कि अभी हमें एग्जाम हॉल में कैसे करना है। देखो एग्जाम हॉल में हमें पता चल गया ए का तो आंसर हमारा होगा 4। तो हमने डायरेक्ट तो जो ए और बी ऑप्शन थे वो हमने कट कर दिए। हमें बी, जो बी ऑप्शन है उसमें दोनों में 3 है। तो बी को हम चेक नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, हम सीधे जाएंगे सी पे। सी पे हम चेक करेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड इज द फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सी का हमें मिल गया 1। तो सी का मतलब डी का एक ही ऑप्शन है C1। तो आंसर को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of shear stress at constant velocity gradient for all layers in an ideal plastic fluid? देखिए जो हमारी चैप्टर 1 की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक ग्राफ्स दिए थे।
shear stress वर्सेस shear strain। ये तो हो गया आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। कुछ इस टाइप का मैंने ग्राफ बनाया था, अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, शायद मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाए, क्योंकि हालांकि ये तो कोई ज़्यादा पुरानी क्लास नहीं है, पैसा एक इस टाइप का क्लास ग्राफ था, सॉरी, इस टाइप का ग्राफ था, इस टाइप का ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा फ्लूइड था ये वाला, इसको हमने नाम दिया था न्यूटोनियन फ्लूइड। और ये वाला फ्लूइड का इसका नाम था डायलेटेंट। जो लोग जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं की है वो लोग यार कर लेना, हालांकि और जिन्होंने कर रखी है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उन लोगों का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। सूडोप्लास्टिक, और इस वाले का नाम था बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक, या इसको हम आइडियल प्लास्टिक भी बोल देते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो देखो, for all, what is the value of shear stress at constant velocity gradient for all in an ideal plastic fluid। अब हमें बात करनी है सिर्फ कौन से वाले फ्लूइड की, अभी हमें एट प्रेजेंट बात करनी है ये वाले आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की बात करनी है, अभी हम इसकी बात बोल रहा है वो। तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ shear स्ट्रेस की वैल्यू, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन, ग्रेटर देन 0, बी फॉर बीटा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें इस ग्राफ में कई 8 से 10 सवाल छुपे हुए हैं। डायलेटेंट के केस में आपका n की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। सूडो प्लास्टिक के केस में आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू n लेस देन 1 होती है। ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं लाइक आपका शुगर सिरप, स्टार्च, दीज फ्लूइड्स आर, मतलब जिनकी विस्कोसिटी विथ इंक्रीज इन द डिफॉर्मेशन, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे शुगर सिरप, चाशनी, और इसलिए हम इन चाशनी हो गई स्टार्च वाटर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, shear थिकनिंग फ्लूइड्स, shear थिकनिंग फ्लूइड्स। और सूडोप्लास्टिक के केस में उल्टा है, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है विस्कोसिटी घटती चली जाती है, लाइक कोलोइड्स, मिल्क, ब्लड, these are the example of pseudoplastic fluid and these fluids are also known as shear thinning fluids। ठीक है, pseudoplastic fluid। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। A certain liquid rises 10 centimeter in a capillary tube that has a radius equal to 4 mm. To what height will the same liquid rise in another tube of same material but with half the original radius? Okay, देखिए, कैपिलरिटी राइज या कैपिलरिटी फॉल का एक फॉर्मूला है, मैंने कहा था याद कर लेना, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। अब ये क्या बोल रहा है कि सेम लिक्विड है, तो रो तो कांस्टेंट हो गया, जी हमारा कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा कि सेम मटेरियल बोला है, तो एच यहाँ से आ जाएगा, कैपिलरिटी राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। तो मैं क्या इसको एच डी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूंगा, कुछ सम कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं H1 D1 इज इक्वल टू H2 D2।
अब देखो वो क्या बोल रहा है पहले, अ सर्टेन लिक्विड राइजेस 10 सेंटीमीटर 10 centimeter H1 in a liquid tube in a capillary tube that has a radius equal to 4 mm। अब रेडियस बोल रहा है वो 4 mm, ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर है, हालांकि दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं रेडियस के टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो इंटू 2r हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यूनिट से भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ mm। आप देख रहे होंगे, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाइट तो सेंटीमीटर में है और डायमीटर आपने एमएम में पुट कर दिया। अरे भैया वो इक्वालिटी है, रेशियो है, कैंसल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, लिक्विड लेवल कितना राइज हो जाएगा, H2 इंटू इफ इफ बट विद हाफ ऑफ द ओरिजिनल, इफ द रेडियस इज हाफ, तो रेडियस न्यू रेडियस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर 2 mm सॉरी, विच इम्प्लाइज H2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, H2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। सी इज द ऑप्शन, सी फॉर गामा, ठीक है। अब ये हमें यहाँ से भी समझ में आ रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जिस 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 डायमीटर की, जिस ट्यूब का डायमीटर सबसे कम होगा उसका लिक्विड लेवल ज्यादा होगा, उसमें लिक्विड लेवल राइज ज्यादा होगा, लिक्विड राइज कैपिलरिटी राइज ज्यादा होगा, और वो हमें दिख भी रहा है। पहले के केस में जो डायमीटर था, मतलब डायमीटर ज्यादा था, डायमीटर सेकंड केस में कम हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड राइज बढ़ना ही था, जो कैपिलरिटी हाइट थी उसकी वैल्यू बढ़नी ही थी, और वो हमें दिख भी गई 20 सेंटीमीटर। पहले में 10 सेंटीमीटर आ रहा था, फिर सेकंड में 20 सेंटीमीटर आ गया, आंसर आ गया सी फॉर गामा, ठीक है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन है, मर्कुरी मर्कुरी इज बीइंग यूज्ड एज अ फ्लूइड इन मैनोमीटर्स, ठीक है। अब यार इस नाइन्थ क्वेश्चन को ना अभी हम बाद में कवर करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स में जब आपका मैनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा ना, विल कवर will cover in sorry will cover after fluid will cover after manometry will cover after completion of manometry, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। If A is the surface tension on a liquid droplet and B is the surface tension on hollow bubble, ठीक है, hollow bubble या soap bubble, ठीक है, then what is the relation between A and B, ठीक है। चलो A और B का वो रिलेशन पूछ रहा है, देखो करते हैं। देखो हमें पता है, अब यार यहाँ पे ना हमें एक क्वेश्चन हम तो हमें करना है, तो अगर एक अजम्पशन ले लेंगे कि प्रेशर डिफरेंस दोनों में सेम है, हम प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच, दोनों में हम सेम मान के एज्यूम करेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। डेल पी फॉर हमारा ए क्या है, ए इज द सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉपलेट, तो लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था वो फॉर्मूला, फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट इट इज अ 4 सिग्मा बाय डी, 4 सिग्मा बाय डी, है ना। और प्रेशर राइज फॉर सोप बबल, बबल के केस में मैंने लिखवाया था 8 सिग्मा बाय डी, बट यहाँ पे वो सिग्मा क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है, उस सरफेस टेंशन को उसने ए और बी दिया है, तो देखो, तो यह 4a अपॉन डी इज इक्वल टू 8b अपॉन डी, डी डी यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू 2b,
A इज इक्वल टू 2B, तो आंसर क्या आ गया? A फॉर अल्फा। ठीक है, क्लियर है 10th क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। From the given set of statement regarding manometric fluid, again ये this manometry this will do in, इसको हम 11th क्वेश्चन will discuss। After completion of manometry। 12th क्वेश्चन देखना है। For water rising in a capillary tube made of pure glass, what is the angle of contact? Okay, देखो यार ये जो है ना एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक डेटा कुछ मैं लिख के दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। फॉर प्योर ग्लास वाटर, फॉर प्योर ग्लास एंड वाटर के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0 डिग्री। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, अगर वो सिर्फ बोलता है बिटवीन ग्लास एंड वाटर, अगर वो सिर्फ ग्लास वर्ड यूज करता है, ओनली ग्लास, तो आंसर आ जाएगा आपका 22 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर क्लीन, बिटवीन क्लीन ग्लास, प्योर नहीं सॉरी, बिटवीन क्लीन ग्लास एंड वाटर, बिटवीन between clean glass and water is 0 डिग्री। और एक और डेटा लिख लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट, मर्क्यूरी भी काफी कॉमन फ्लूइड है फ्लूइड मैकेनिक्स में। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी, between glass and mercury is 30 डिग्री। तो इस केस में ऑप्शन, इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यार ये 3 पॉइंट्स ना, यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये डेटा है, आपको फैक्चुअल डाटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is true for real fluid? Okay, real fluid. A real fluid is the one which has some viscosity. A real fluid is one which is viscous and उसका कुछ वो surface tension भी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बोथ 2 and 3। Ideal fluid has 0 surface tension। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें ये भी पता चल गया, मतलब यार जरूरी नहीं है हर रियल फ्लूइड भी इनकम्प्रेसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे उसने कंपल्सरीली पूछ लिया रियल फ्लूइड, बट है ना, और यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दिया है कि ऑल 3 भी दे नहीं रखा है, तो ऐसा एम्बिग्यूटी क्वेश्चन में नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आती है तो आपको अंडरस्टूड करना है कि आइडियल फ्लूइड तो हमेशा इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन रियल फ्लूइड इट में भी इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आंसर? बी फॉर बीटा, बोथ 2 and 3। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 द सीजीएस यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की सीजीएस यूनिट क्या है? एक्स कुछ क्वांटिटी है जिसकी कोई सीजीएस यूनिट दे रखी है उसने पॉइस। ठीक है, और एक वाई एक क्वांटिटी है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या दे रखी है? स्टोक्स।
तो हमें एक्स एंड वाई क्वांटिटी बतानी है, एक्स क्वांटिटी कौन सी है, वाई क्वांटिटी कौन सी है। देखो पॉइस किसकी यूनिट होती है, पॉइस होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की। एक्चुअली उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम और पास्कल सेकेंड्स। और स्टोक्स किसकी यूनिट होती है, स्टोक्स होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, ठीक है। तो जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस यूनिट होती है स्टोक्स, सॉरी पास म्यू पास्कल सेकेंड आ जाएगा, क्लियर। तो मैंने आपको लिखवाया भी था 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड, एंड 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है कन्वर्जन, इस चीज को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स क्वांटिटी हमारी हो गई डायनेमिक विस्कोसिटी एंड वाई क्वांटिटी इज आवर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ऑप्शन आ गया यहाँ से, आंसर आ गया फाइनल आंसर डी फॉर डेल्टा। बाकी क्वांटिटी भी देख लेने। एक्स क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो, तो इट हैज नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नो यूनिट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टोक्स, डायनेमिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। स्टोक इज द यूनिट ऑफ, स्टोक इज द यूनिट ऑफ, जल्दबाजी में बी दिखा विस्कोसिटी तो बी टिक मत कर देना। स्टोक, द मोर प्रिसाइज आंसर इज द काइनेमेटिक, स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब उससे हमें मतलब नहीं है, 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वो कन्वर्जन है, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ पे। अब ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी क्या है, देखो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, विस्कोसिटी अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड। तो इस 15 क्वेश्चन का आंसर आ गया सी फॉर गैमा, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखते हैं। Property of the fluid by virtue of which it attracts its own molecules. मॉलिक्यूल का सेम के साथ, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इट्स एन व्हाट, कोहेजन। ये सरफेस टेंशन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दो फोर्सेस के बारे में बताया था, कोहेजन, कोहेजन फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड अडेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन इज कोहेजन, मॉलिक्यूल का डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन इज अडेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच अट्रैक्ट्स इट्स ओन मॉलिक्यूल्स इज कोहेजन, ठीक है। सरफेस टेंशन नहीं होगा। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द अनबैलेंस, इज ड्यू टू द नेट अनबैलेंस ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। वो जब मैंने सरफेस टेंशन मैंने पढ़ाया था तब आपको एक्सप्लेन किया था। विस्कोसिटी नहीं होगा। विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच इट ऑफर्स इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। अदेशन बता दिया, अदेशन क्या होता है। तो इसका 16th का आंसर आ गया बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सर आपको कैसे मालूम? यार देखो ये एक्चुअली दिस क्वेश्चन जो है ना थर्मोडायनेमिक्स का, प्योर सब्सटेंसेस का, आपके प्रांजुल सर ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। मैंने एक क्लास में शायद नाम गलत दे दिया था कि मैंने नाम ले दिया था, आशीष सर ले रहे हैं। आशीष सर नहीं ले रहे हैं, उनका नाम एक्चुअली प्रांजुल है।
ठीक है, प्रांजल सर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यार जाके देखो यार, यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, यू विल फील द ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो ग्राफ समझाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंसेस का, तब वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे उसमें। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं, चलो 18 क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है हमारा, वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है 1000। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है हमारा वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000। तो आंसर क्या आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर 1, ऑप्शन डी फॉर डेल्टा। ठीक है, नाइनटीन क्वेश्चन। द राइज और डिप्रेशन of liquid in a tube due to surface tension with increase in size of tube will। ओके, देखिए कैपिलरिटी राइज 19 क्वेश्चन। H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी। देखो यार कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। द राइज और डिप्रेशन ऑफ ए लिक्विड, अभी सेम लिक्विड की बात की तो हम डेंसिटी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विद इंक्रीज। अगर आप डायमीटर, अगर आपको देखो यार कंपैरिजन देखना है ना, तो आप ये नहीं कि आप फ्लूइड भी चेंज कर दो, डायमीटर ऑफ ट्यूब भी चेंज कर दो, ट्यूब भी चेंज कर दो, आपको एक चीज फिक्स रखनी पड़ेगी, या तो ट्यूब फिक्स रखो या फ्लूइड फिक्स रखो। तो मैं यार इस केस में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा सेम लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे बोला भी है विथ द साइज ऑफ ट्यूब, विथ, उसने बोला है कि वो मतलब ट्यूब के डायमीटर को चेंज कर रहा है, मतलब बेसिकली ट्यूब को वो चेंज कर रहा है, ट्यूब के साइज को बढ़ा रहा है, वे साइज को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में हमारा एच में क्या फर्क आएगा, हमारा कैपिलरिटी राइज या फॉल में क्या क्या अंतर आ जाएगा। तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो डायमीटर को बढ़ा रहा है तो एच क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। 19 का ऑप्शन क्या हो गया, डी। 19 का आंसर आ गया डी फॉर डेल्टा। ठीक है, चलो 20 क्वेश्चन देखते हैं। A fluid flow in which the density of the fluid does not change during the flowing, during following नहीं होना चाहिए यार, ये हमारे टाइपिस्ट साहब से, जो हमारे टीम के टाइपिस्ट हैं उनसे गलती हो गई। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्लोइंग, जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होंगी, उसके उस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये मैंने समझाया है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है वो सब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज में। फ्लूइड राइज इन थिन 21, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड राइज इन थिन कैपिलरिटीज आल्सो नोन एज कैपिलरिटी एक्शन इज द वर्च्यू ऑफ बाय विच फ्लूइड, इट इज बाय बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मैंने समझाया था, कैपिलरिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, कैपिलरिटी इज द इफेक्ट। Similarly, cavitation is not the property of the fluid. Cavitation is the phenomena. It is the cause because of the vapor pressure. Vapor pressure is the property of the fluid. ठीक है, कैपिलरिटी कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिलरिटी इफेक्ट है। वो इफेक्ट किस कारण से आ रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है। सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, कैपिलरिटी इज एन इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 question 22। From the following set of statements,
On capillary action, identify the correct pair. Capillarity effect is also known as meniscus effect. Yes, true, it is correct statement. The fall of liquid, the fall of liquid during capillarity action is known as capillarity depression. बिल्कुल सही बात है. The effect is represent in terms of mm of kg. गलत, बिल्कुल गलत. क्यों? देखो, H का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी. ये जो यहाँ से जो इसकी एच की जो यूनिट आती है वो किसमें, मीटर में आती है. क्या मीटर ऑफ समथिंग, मीटर पर केजी ऑफ लिक्विड समथिंग है क्या? नहीं. इसकी यूनिट किस में आती है, इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं. तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो हमारा थर्ड तो गलत हो गया. द वैल्यू ऑफ कैपिलैरिटी स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ओनली ऑन स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड. गलत. इट ऑल्सो फॉर्मूला में देखो, रोजी को हम रोजी इज नोन एज स्पेसिफिक वेट. ठीक है. इट ऑल्सो द कैपिलैरिटी इफेक्ट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब. इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस टेंशन वैल्यू. तो हमारा फोर्स स्टेटमेंट है वो भी हमारा गलत है. तो आंसर क्या, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा, 1 एंड 2. तो ऑप्शन क्या हो गया, ए फॉर अल्फा. ठीक है. देखो 23rd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is an example of thixotropic substance? Okay. देखो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड क्या होता है, थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस मैंने आपको बताया भी था, एक बार और बता रहा हूँ. दीज आर ऑल्सो नोन एज शेयर थिनिंग फ्लूइड्स. समय के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, घटती चली जाती है. ठीक है. शेयर थिनिंग फ्लूइड. shear thinning fluid. They are also rare. Sorry, एक्चुअली गलत लिख दिया मैंने स्टेटमेंट. गलत नहीं लिख दिया, आगे पीछे हो गया. This thixotropic fluids are those fluids whose viscosity decreases with time. These fluids are also known as shear thinning fluids. एग्जाम्पल, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के एग्जाम्पल, पेंट. मैंने एग्जाम्पल दिया था पेंट. ठीक है. तो आप बोलोगे सर आपने तो एक ही एग्जाम्पल दे दिया पेंट. पेंट तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, हम क्या करें. तो भैया ये आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा. क्विक सैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस. ठीक है. तो आंसर क्या होगा 23rd क्वेश्चन का, जिप्सम एंड प्रिंटर. Gypsum and printer, these are the example of rheopactic fluid. Rheopactic fluid, shear thickening fluid. जिप्सम, आप जिप्सम नाम सुना सा लग रहा है कहीं.
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम पीओपी यूज करते हैं ना अपने घर में रिनोवेशन के दौरान, जब हम घर अपना रिनोवेट करते हैं, ऑफिस रिनोवेट करते हैं, तो आपने देखा पहले वो तो बहुत गीला होता है, लेकिन जैसे ही वो लगा दिया वो वहीं के वहीं जम जाता है तुरंत। या जब किसी का हाथ या कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर बांधते हैं तो उसमें जिप्सम मिक्स किया जाता है, वो जिप्सम होता है। तो वो क्या हो जाता, थिक होता चला जाता है समय के साथ साथ। ठीक है, इसलिए उसको दीज इसलिए उसको इस श्रेणी में डाल देते हैं, इस कैटेगरी में डाल देते हैं रियोपैक्टिक के फ्लूइड। रियोपैक्टिक आर दोस फ्लूइड्स, जस्ट उल्टा, थिक्सोट्रोपिक का उल्टा। दीज आर थिक्सोट्रोपिक इज द shear thinning fluids, रियोपैक्टिक आर shear thickening fluids। ठीक है, प्रिंटर इन जिप्सम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रियोपैक्टिक फ्लूइड। ठीक है, shear stress in a static fluid is always zero. Shear stress will only come into the picture when the fluid is flowing. अगर फ्लूइड आपका, ये हमारा मेरी फर्स्ट क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स की फर्स्ट क्लास जो मैं स्टार्ट करता हूँ जब फ्लूइड की डेफिनेशन लिखवाता हूँ वहीं से ही। What is the definition of fluid? A fluid is a substance which will deform continuously under the action of tangential shear force, doesn't matter how small the magnitude of shear force is। ठीक है, फ्लूइड जब मोशन में होगा तभी shear स्ट्रेस आएंगी पिक्चर में। अगर फ्लूइड ठहरा हुआ है तो उस केस में वहां पे सिर्फ क्या लग रही होंगी, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होगी। जैसे कि फ्लूइड आपका पानी रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल डैम, in dam only normal stress will come into the picture, no shear stress will come, because the fluid in that case is in a rest condition, it is in a static condition। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। The specific volume of liquid is the reciprocal of, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, 1 अपॉन वॉल्यूम को नीचे ले रहा हूँ, मास मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी या मास डेंसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ, देखो वेट डेंसिटी भी है पहला ऑप्शन, वेट डेंसिटी मार्क नहीं करना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। तो बी और बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जब हमने पढ़ाया था तब मैंने आपको याद है एक एग्जांपल दिया था कि अपनी हथेली लो और ये जो नीचे वाली जो खाल है इसको खींचो, तो ऊपर ये वाली जो खाल है, ये वाली ये इसको आप खींचोगे, इसको खींचो और हथेली की तरफ ऑब्जर्व करो, आपको एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। तो टेंसाइल्स यही है सरफेस टेंशन, इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। मैंने आपको एक बताया था, एक लेयर जम जाती है पानी के ऊपर, मच्छर बैठा रहता है एकदम आसानी से, वो अंदर सिंक नहीं होता, लेकिन आप या हम जैसे लोग होंगे तो अंदर हम लोग डूब जाएंगे। वाई? बिकॉज आवर वेट एक्सीड्स दैट द सरफेस टेंशन वैल्यू। हालांकि किसी मॉस्किटो या किसी कीड़े मकोड़े मच्छर का वेट कम रहता है सरफेस टेंशन से, इसलिए वो सरफेस टेंशन पे हैप्पीली खुशी खुशी तैर बैठ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज जो जो आज हमने क्वेश्चन करवाए हैं आपको हेल्प करें। मैं तो उम्मीद करता हूँ 3-4 क्वेश्चन फंसी जाएं इसमें से आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि मतलब क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन यार आपको हेल्पफुल हुआ हो ये क्वेश्चन सीरीज। और अगर हेल्पफुल हो रही है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई ये सीरीज जो आपकी जो झारखंड एसएससी के लिए जो सीरीज है फ्लूइड मैकेनिक्स की आपकी बहुत हेल्पफुल हो रही है। और मेरे को आप पर्सनल मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज द ललित सिंह, ललित सिंह मेरा नाम है, द ललित सिंह 3। एक मिनट,
ये लाइन थोड़ा अच्छे से लिखेंगे यार। द ललित सिंह 369, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मेरे को यहाँ पे मैसेज करके बताओ कि ये लेक्चर सीरीज को कैसे, अपना फीडबैक दो, अपना वैल्यूएबल फीडबैक। अगर हमारे अंदर कुछ कमी होगी तो यार हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। द इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आईडी द ललित सिंह 369, ठीक है। वहां पे जाके फॉलो कर लो अगर आपका मन है तो, ठीक है। चलो हम इस लेक्चर सीरीज को एंड करते हैं यहीं पर ही। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू एवरीवन।